हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। जैसे कि कल हमारा जो सेशन स्टार्ट हुआ था वो बल, गति व दाब का हुआ था, राइट। तो उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कुछ इस तरीके से थ्योरेटिकल वे में भी हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आपका थ्योरी भी कंप्लीट हो जाए और किस तरीके से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा वो भी आपका क्लियर हो जाए। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक कारक का नाम बताना है जिस पर असंपर्क बल का परिमाण निर्भर करता है और यह कैसे निर्भर करता है ये भी आपको बताना है। तो जैसे कि हमने सेशन की एंडिंग करी थी जहां पर हम लोगों ने कॉन्टेक्टेबल और नॉन कॉन्टेक्टेबल फोर्स के बारे में देखा था, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्टेक्टेबल इंट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड टच, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट को इंट्रैक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा, टच के थ्रू होगा। यहाँ पर छूकर जो है उस तरीके से होगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक क्रिकेट से बॉल को हिट करना अपने आप में अप्लाइड फोर्स है, ठीक है। मतलब कि बॉल को जो हिट किया जा रहा है, बॉल को जो मारा जा रहा है वो बैट के साथ है, मतलब बैट और बॉल के बीच में टच हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, कॉन्टेक्टेबल फोर्स कहलाएंगे। सेकंड आपका स्प्रिंग फोर्स होता है। स्प्रिंग पर लगने वाला जो बल होता है वो भी कॉन्टेक्टेबल होता है, क्योंकि स्प्रिंग से भी आप किसी भार को या किसी भी वजन को लटकाएंगे तो वो दोनों टच में है एक दूसरे के। इसी तरीके से ड्रैग फोर्स यानी कि कर्षण फोर्स जो होता है वो भी कॉन्टेक्टेबल होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था कि विमान जो है जिस दिशा में जा रहा होता है उसके पीछे जो फोर्स लगता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो आपका कर्षण होता है। फ्रिक्शनल फोर्स, आप जमीन पर चल पा रहे हैं, जो भी चीजें कर पा रहे हैं, है ना, जमीन और आपके बीच में जो टचेबल फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, घर्षण, है ना। और एक नॉर्मल फोर्स अपने आप में कॉन्टेक्टेबल फोर्स है। कोई वस्तु जमीन पर रखी हुई है, चल रही है, गतिमान है, स्थिर है, सब टचेबल या कॉन्टेक्टेबल फोर्स होंगे। अब नॉन कॉन्टेक्टेबल फोर्स क्या होते हैं, जो दिखाई नहीं देते या फिर टच करने से या फिर इस तरीके से दोनों चीजें अपने आप में, दो बॉडीज आपस में टच नहीं करेगी। जस्ट लाइक मैग्नेटिक फोर्स जो होता है दिखता नहीं है बट होता है, चुंबकीय बल जिसको हम लोग बोलते हैं। विद्युत धारा दिखती नहीं है बट होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स दिखता नहीं है बट फिर भी महसूस किया जा सकता है, इसको फील किया जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है अपना कॉन्टेक्टेबल और नॉन कॉन्टेक्टेबल फोर्स। अब जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ये किस चीज़ पर है, देखो आईसीएसई बोर्ड से, मतलब थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ें भी हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करें। एनसीईआरटी आपका पूरा हो चुका है इस चैप्टर का, अब थोड़े से क्वेश्चन हम लोग एडवांस लेवल पर करेंगे। तो एक कारक का नाम बताना है जिस पर असंपर्क बल का परिमाण निर्भर करता है और यह कैसे निर्भर करता है ये भी आप बताएंगे। असंपर्क बल समझ गए, असंपर्क बल जिसको देखा नहीं जा सकता या फिर जो बिना टच किए हुए जो है फील होगा या उसको महसूस किया जाएगा, ठीक है। जैसे चुंबक है ना, तो आप देखेंगे कि दो चुंबक को आपस में जो जोड़ रहा है वो कौन है, उनका चुंबकत्व है, उनका चुंबकीय बल है, ठीक है। इसी तरीके से विद्युत धारा में भी है ना। एक तार के अंदर करंट फ्लो रहा है लेकिन वो दिख नहीं रहा है किसके अंदर करंट फ्लो रहा है, वो जब तक आप उस तार को टच नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। और इसी तरीके से ग्रेविटी भी होती है, दिख नहीं रही है लेकिन हम लोग जमीन पर खड़े हुए हैं ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो अब आपको रीजन ये देना है। आई थिंक क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई कि एक कारक का नाम बताना है जिस पर असंपर्क बल का परिमाण निर्भर करता हो, मतलब ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ये दूरी के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए बहुत ही एक आसान सा एग्जांपल आप यहाँ पर ले सकते हैं चुंबक का, है ना, मैग्नेट का एग्जांपल आप यहाँ पर ले सकते हैं। दो मैग्नेट को, एक मैग्नेट का ये पोल है और दूसरी मैग्नेट यहाँ पर है, ठीक है। अगर ये दोनों इतनी दूरी पर रखी गई है तो क्या ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएगी, क्या आकर्षित कर पाएगी, क्योंकि अभी इनके बीच में दूरी ज़्यादा है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। जब मैं इनकी दूरी को धीरे धीरे कम करती जाऊंगी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये दोनों एक दूसरे के चिपक जाएगी, किसके कारण, चुंबकत्व के कारण, ठीक है। तो असंपर्क बल का जो परिमाण है वो दूरी के ऊपर निर्भर करता है। बल की दूरी और परिमाण विपरीत संबंधित है, जैसे जैसे दूरी ज़्यादा होगी परिमाण कम होगा, परिमाण ज़्यादा होगा दूरी यहाँ पर कम होगी, है ना। मतलब वाइस वर्सा या रिवर्स प्रोसेस इसको बोल सकते हैं, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती आप इसको यहाँ पर बोल सकते हैं। तो दूरी बढ़ने पर बल का परिमाण जो है यहाँ पर घट जाता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, इन दोनों के बीच में दूरी बढ़ती जाएगी तो इसका जो बल है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होता जाएगा, यहाँ पर कम होता जाएगा, ठीक है। तो किस तरीके से कनेक्टेड है ना। एक कारक बताइए जिस पर असंपर्क बल निर्भर करता है, तो असंपर्क बल किसके ऊपर निर्भर करता है, नॉन कॉन्टेक्टेबल फोर्स किस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है, दूरी के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी फोर्स उतना ही कम होगा, है ना। जैसे जैसे डिस्टेंस को आप कम करते जाएंगे उनके बीच में लगने वाला जो बल है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम अपने नोट्स के आगे बना लेना, किसके लिए, नॉन कॉन्टेक्टेबल फोर्स के लिए, ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी आधी रह जाती है और उनके गुरुत्वाकर्षण बल के बीच का परिमाण कैसा होगा। द सेपरेशन बिटवीन द टू मासेस इज रिड्यूसेस टू हाफ। मतलब जो दो मास है, मतलब दो द्रव्यमान, दो अलग अलग द्रव्यमान के दो पिंड है ना, उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है अगर मैं उसको हाफ कर दूँ, सेपरेशन दैट मीन्स आप समझ रहे हो कि दो द्रव्यमान को अलग करने वाली जो चीज़ है वो क्या है, इनके डिस्टेंस की वजह से ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, मतलब काफ़ी दूरी पर हैं। तो सेपरेशन किसकी वजह से हुआ है, डिस्टेंस की वजह से हुआ, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है। ठीक है, हाउ इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम अफेक्टेड। तो इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ की वैल्यू कैसे यहाँ पर अफेक्ट होगी। तो आपको शायद वो वाला फॉर्मूला अगर यहाँ पर याद आ गया हो इस क्वेश्चन को देखकर, एफ इज इक्वल टू G1 G2 है ना, एफ इज इक्वल टू जी, ये वाला फॉर्मूला है इसका, एफ इज इक्वल टू G(m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या दे रखा है कि यदि इनके बीच का जो सेपरेशन है, इनके बीच का सेपरेशन किसकी वजह से हुआ है, दो मास के बीच का सेपरेशन इनके बीच की डिस्टेंस की वजह से, और इनके बीच की डिस्टेंस को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप चाहे तो कैसे भी कर सकते हैं, आपका आंसर आना चाहिए, बस ऑफिशियल जो हमने फॉर्मूला देखा है उसमें हम लोग आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो ये कैसे काम करेगा, इसने क्या बोला है कि ये जो दूरी है, ये जो इनके बीच का जो सेपरेशन है, इसको मैं आधा कर दूं, मतलब आर को मैं क्या कर दूं, r/2 कर दूं। तो क्या गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर, या इसका जो एफ है, इस फोर्स के ऊपर, गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो जी तो हमारा कांस्टेंट होता है ना, तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रखते हैं, एफ डैश मान लेते हैं, या F1 हम लोग इसको मान लेते हैं। G(m1) वैसा का वैसे ही, मास वही है, बस द्रव्य जो इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या कर देना है, आधा कर देना है, और इसका क्या होता है, स्क्वायर होता है, यानी कि r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो F1 इज इक्वल टू G(m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4। जब ये 4 ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, F1 इज इक्वल टू 4G(m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप ये देखो कि ये वाली जो पूरी वैल्यू है ये तो पूरी सेम आ गई, किसके इक्वल आ गई, एफ के इक्वल आ गई, जो कि फॉर्मूला था। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, F1, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, F1 इज इक्वल टू 4F, F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4F यहाँ पर हो जाएगा। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण क्या हो जाएगा, जब उसकी दूरी को आधा किया जाता है, जब उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन हो रहा है उसको यदि हम लोग आधा कर दें, तो यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, दूरी आधा करने पर गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए, है ना। इफ डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस इज रिड्यूसेस टू हाफ, इन दोनों के बीच की दूरी को जब आधा कर दिया जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इसका 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो F1 या F डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोनों ही बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो आप जैसे पढ़ना चाहते हैं आप इसको वैसे पढ़िए और सॉल्व करिए। ठीक है, आप 2 मिनट का समय इसके अंदर ले सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो को 2 मिनट के लिए रोक दीजिए, इसका सॉल्यूशन निकालिए, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg फॉर 3 सेकेंड। मतलब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब दे क्या रखा है, तो पहली चीज़ क्या होती है, हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। मतलब जो भी चीज़ें दे रखी है, मतलब जितना कुछ क्वेश्चन से समझ में आ रहा है उसको अपन लिखते जाते हैं। ठीक है, शुरुआत तो ऐसे ही होती है किसी भी क्वेश्चन की। हमको 10 न्यूटन का क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है, तो F इज इक्वल टू 10 न्यूटन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बॉडी ऑफ मास 2 kg, मास कितना दे रखा है, 2 kg का मास दे रखा है, तो m की वैल्यू कितनी हो गई, 2 kg यहाँ पर हो गई। समय कितना दे रखा है, 3 सेकेंड का समय यहाँ पर दे रखा है, तो ये हमने 3 सेकेंड लिख लिया। ठीक है, बस 3 ही वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है और 2 चीज़ें हम लोगों को निकालनी है। पिंड के द्वारा अर्जित वेग मीटर पर सेकेंड के अंदर दे रखा है। द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी, मतलब इसने कितनी वेलोसिटी को एक्वायर कर रखा है, ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, मतलब ये वाली वैल्यू हम लोगों को निकालना है, v हम लोगों को निकालना है। और चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, मोमेंटम में चेंज निकालना है, मतलब वही संवेग में परिवर्तन की दर हम लोगों को निकालना है। संवेग में जो परिवर्तन होता है वो हम लोगों को यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले पॉइंट से कि देखो F दे रखा है, M दे रखा है, T दे रखा है। ठीक है, और मुझे V की वैल्यू निकालनी है, तो V की वैल्यू कैसे निकलेगी, V इज इक्वल टू U प्लस AT के थ्रू निकलेगी। ठीक है,
यहाँ तक तो समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में एक बार और पढ़ लो कि 10 न्यूटन का एक बल 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर 3 सेकंड के लिए कार्य कर रहा है। प्रारंभ में वो किस पोजीशन में, इनिशियली एट रेस्ट, मतलब रेस्ट पोजीशन में। तो यहाँ से समझ में आ गया कि यू की वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते थे, इसमें पता चल रहा था इनिशियली एट रेस्ट मतलब रेस्ट पोजीशन में, दैट मीन्स यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब अपने को क्या क्या चाहिए, वी की वैल्यू निकालना है, यू की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू भी हमको नहीं पता है, और केवल टी की वैल्यू हमारे पास है 3 सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, एफ हमको दे रखा है तो क्या एफ इज इक्वल टू एम ए हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, है ना। तो एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 न्यूटन दे रखी है, मास कितना है, 2 किलोग्राम का मास है। ठीक है, ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 5 यहाँ पर हो गई। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी वैल्यू को आप क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए। v इज इक्वल टू यू की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 5 आ गई, और टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 सेकेंड यहाँ पर दे रखी है। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 15 आ जाएगी, 15 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने पिंड द्वारा जो अर्जित वेग है उसको निकाल लिया मीटर पर सेकंड के अंदर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 15 यहाँ की वैल्यू आ गई। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड वाले को सॉल्व कर लेते हैं अब की बार। इसमें क्या दे रखा है, पिंड का संवेग हम लोगों को निकालना है, पिंड का संवेग कितना होगा। ठीक है, तो पिंड का संवेग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस फॉर्मूला लगा दो संवेग का। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, देखो हम लोगों ने देखा है कि जो इसके अंदर परिवर्तन होता है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है। अगर मैं शॉर्ट में लिखूँ तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एक बार मैं आपको पूरा फॉर्मूला भी बाद में दिखा दूंगी। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, है ना। दैट मीन्स क्या हम लोग इसको ये बोल सकते हैं, एम वी माइनस एम यू बोल सकते हैं। ठीक है, तो एम को आप कॉमन ले लो, वी माइनस यू हो जाएगा। ठीक है, सो डेल पी इज इक्वल टू जो संवेग में जो भी परिवर्तन हो रहा है, एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, स्टार्टिंग में ही दे रखी थी 2 kg, ये रहा आपका 2 kg। वी की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई, और यू की वैल्यू 0 है। सो डेल पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल पी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 30। ठीक है, अब पहली वैल्यू कितनी है, पूछा क्या था, पिंड द्वारा अर्जित वेग, तो पिंड द्वारा अर्जित वेग कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, ये पहली वैल्यू होगी, और दूसरी वैल्यू कितनी आ रही है, 30 आ रही है। तो 15 और 30 हमको ऑप्शन में चाहिए, 15 और 30 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर लिखा हुआ है। तो ये हमने क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब हमने क्या क्या किया, हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, जो भी वैल्यू दे रखी थी उसको सबसे पहले लिखा, और हमको क्या निकालना था, वेलोसिटी एक्वायर्ड, दैट मीन्स वी की वैल्यू निकालनी थी, और इनिशियल बोला था वो रेस्ट में, दैट मीन्स यू की वैल्यू 0 है, वी की वैल्यू आपको निकालना है। लेकिन वी की वैल्यू के लिए आपको त्वरण भी चाहिए, है ना। तो त्वरण को कैसे निकाला जा सकता है, एफ इज इक्वल टू एम ए से निकाला जा सकता है, क्योंकि अगर इसने एफ की वैल्यू दे रखी है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला आपको प्रयोग करना ही पड़ेगा। एफ की वैल्यू है, एम की वैल्यू है, मतलब एफ इज इक्वल टू एम ए लगाकर त्वरण की वैल्यू निकाल ली हम लोगों ने। यहाँ से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, गति के प्रथम समीकरण से इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, और सेकेंड ऑप्शन में पिंड में जो संवेग में परिवर्तन हुआ है उसको यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, क्लियर है, ये पूरा इस वे में भी लिखा हुआ है आपको, ताकि जब आप पीडीएफ देखें तो आप आसानी से यहाँ पर समझ पाएँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर है। अ फोर्स कॉजेज एन एक्सेलरेशन ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें त्वरण कितना दे रखा है, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का दे रखा है, इन अ बॉडी ऑफ मास ऑफ 500 ग्राम। ठीक है, मास को ध्यान रखना है, इसने काय में दे रखा है, 500 ग्राम के अंदर दे रखा है। मैं इस पर स्टार बना देती हूँ क्योंकि किलोग्राम में होना चाहिए, दैट मीन्स कन्वर्जन लगेगा। ठीक है, वॉट एक्सेलरेशन विल बी कॉज्ड बाय द सेम फोर्स इन अ बॉडी ऑफ मास kg, मतलब इसने क्या बोला है, मतलब क्वेश्चन में कुछ और ही चीज़ें हैं। अ फोर्स कॉजेज एन एक्सेलरेशन ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी, मतलब कोई एक बॉडी है, कोई एक पिंड है जिसमें मास कितना दे रखा है, 500 ग्राम का दे रखा है। तो मैं इसको A1 M1 मान लेती हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है आगे। वॉट एक्सेलरेशन विल बी कॉज्ड बाय द सेम फोर्स, मतलब इसका जो फोर्स आएगा वही फोर्स वापस इसी का प्रयोग करते हुए मुझे क्या करना है, अगेन एक और एक्सेलरेशन निकालना है जो कि दूसरी बॉडी का होगा, जिसका द्रव्यमान सेम फोर्स इन अ बॉडी ऑफ मास, अगला मास कितना है, 5 kg है। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप समझ रहे हो, एक फोर्स लग रहा है ना, किसके ऊपर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, इन अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम, मतलब 100 किलोग्राम द्रव्यमान के एक स्थिर पिंड पर, 100 किलोग्राम द्रव्यमान के एक स्थिर पिंड के ऊपर 10 सेकेंड के लिए, अच्छा एक सेकेंड, ये हिंदी लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चन है ये कुछ अलग आ गया है। ठीक है, शायद प्रीवियस वाले क्वेश्चन का आ गया। ठीक है, इसको अभी स्किप हम लोग कर देते हैं। क्वेश्चन कुछ अलग आ गया है।
ठीक है, अभी हमें क्या क्या चीज़ें करनी है डायरेक्टली हम लोग वो देख लेते हैं। अ फोर्स causes an acceleration of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम. What acceleration will be caused by the same force in a body of mass 5 kg. ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पर जो है इस त्वरण की वैल्यू को निकालना है जिसका मास कितना है, मतलब दूसरी बॉडी के अंदर त्वरण की वैल्यू को निकालना है। दूसरी बॉडी का मास हमको दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है 5 किलोग्राम, और फोर्स का सेम प्रयोग करना है, मतलब इसमें लगेगा आपका F इज इक्वल टू एम ए। इसी से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो F1 इज इक्वल टू M1 A1 हो जाएगा। इसमें F1 की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। M1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 500 ग्राम दे रखी है, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग लगा दो। और A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट गए। सो F1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 यहाँ पर आ गई, 5 न्यूटन यहाँ पर आ गई। अब यही F1 इसने क्या बोला है कि सेम फोर्स, मतलब फोर्स तो बिल्कुल सेम है, मतलब F1 तो बिल्कुल सेम रहेगा। अब मास कितना हो गया यहाँ पर, 5 किलोग्राम का हो गया, और त्वरण की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, सेम रहेगा, मतलब ये 5 न्यूटन का रहेगा। सो 5 इज इक्वल टू 5A2 हो जाएगा। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। ठीक है, हमसे दो चीज़ें पूछी गई थी। एक तो हम लोगों को यहाँ पर F1 निकालना था, इसी फोर्स का प्रयोग करते हुए त्वरण कितना हो जाएगा, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। देखो हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, हम लोगों को पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, द्वितीय नियम से F इज इक्वल टू एम ए होता है। हमने मान लिया दो बॉडी, तो पहले वाले के लिए F1 इज इक्वल टू M1A1 और दूसरी बॉडी के लिए F2 इज इक्वल टू M2A2। ठीक है, F1 की वैल्यू हमको नहीं पता है, 500 ग्राम दे रखा है, दैट मीन्स 500 डिवाइड बाय 1000 ऑफ kg हो जाएगा। A1 की वैल्यू 10 दे रखी है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो। सो F1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 न्यूटन आ गई। अब इसने क्वेश्चन में बोला था सेम फोर्स, मतलब यही F1 क्या होगा, F2 के इक्वल हो जाएगा, मतलब दोनों फोर्स सेम है ना। तो F2 इज इक्वल टू ऑल्सो 5। M2 की वैल्यू कितनी है, 5 kg है। A2 की वैल्यू निकालनी है, तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका आप आंसर भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन ही पूरा चेंज हो गया इसके अंदर, कोई बात नहीं। चलो, ये इंग्लिश वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया। ठीक है, अब हिंदी वाले क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, मतलब अपने आप में ये दो क्वेश्चन हो गए, कोई बात नहीं। अब हिंदी वाले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100 किलोग्राम द्रव्यमान के एक स्थिर पिंड को, मतलब मुझे द्रव्यमान कितना दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, 100 किलोग्राम का दे रखा है। सो M1 इज इक्वल टू 100 kg एक स्थिर पिंड पर 10 सेकेंड के लिए, टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए एक बल कार्य कर रहा है। ठीक है, मतलब m की वैल्यू दे रखी है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं इस वाले क्वेश्चन में F इज इक्वल टू एम ए वाला प्रिंसिपल लगने वाला है ना, वो सूत्र लगने वाला है। जिसके बाद बल ने क्या कर दिया, मतलब 10 सेकेंड के लिए उसने कार्य किया और कार्य करना बंद कर दिया। अगली जो है, अगली बॉडी जो है अगले 5 सेकेंड के अंदर, मतलब बॉडी जो है अगले 5 सेकेंड के अंदर 100 मीटर की दूरी को यहाँ पर तय कर लेती है। जब बल ने कार्य करना बंद कर दिया तो उस बॉडी ने क्या करा, अगले 5 सेकेंड में 100 मीटर की दूरी तय कर ली। तो तीन चीज़ें आपको निकालनी है, बॉडी ने कितना वेग अर्जित किया, दैट मीन्स v की वैल्यू निकालनी है, त्वरण कितना उत्पन्न हुआ है ये निकालना है, और बल का जो परिमाण है वो कितना हुआ है, ये तीन चीज़ें आपको निकाल कर इसको बतानी पड़ेगी। और तीनों का ऑप्शंस में वैल्यू दे रखी है, 5, 15, 30, 20, 2, 200, ऐसे करके हम लोग इसको निकाल लेंगे। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करते जाते हैं। इसमें ये भी दे रखा है कि इसने कितनी की दूरी तय कर ली है, 100 मीटर की दूरी को यहाँ पर तय कर लिया है। तो मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा लेती हूँ यहाँ पर। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी यहाँ से निकल कर आ जाएगी, दैट मीन्स मेरी v की वैल्यू तो यहाँ से निकल कर आ जाएगी। डिस्टेंस दे रखी है इस बार हम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करिए, 100 मीटर की करिए, 100 मीटर की दूरी तय कर ली, और कितने समय में कर ली इसने, 5 सेकेंड में 100 मीटर की दूरी तय कर ली है। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, तो हमने एक वैल्यू तो एटलीस्ट निकाल ली कि बॉडी द्वारा अर्जित वेग कितना होगा, 20 होगा। मतलब हमको पता चल गया कि आंसर तो ऑप्शन नंबर सी ही होना है। बाकी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमारे पास देखने के लिए क्या है, v है और a की वैल्यू भी नहीं है। ठीक है, और t दे रखा है। तो अगर मैं पहली इक्वेशन के पास जाऊँ, मुझे निकालना क्या है, त्वरण की वैल्यू निकालना है ना। तो यहाँ पर u नहीं है। ठीक है, मतलब u इनिशियल जो है वो 0 हो जाएगा, मतलब u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर स्थिर पिंड है। ठीक है, तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर इक्वेशन लगा लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाली इक्वेशन लगा कर देखते हैं। ठीक है, v की वैल्यू कितनी आ गई, 20 का स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू हम लोगों को पता ही नहीं है,
और एस की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 200 ए हो जाएगा। सो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। ए की वैल्यू 2 आ गई। दो ऑप्शंस तो अपने क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट निकालते हैं, बल का परिमाण कितना होगा। तो बल का परिमाण एफ इज इक्वल टू एम ए से निकलता है। एफ की वैल्यू निकालनी है, एम कितना दे रखा है हम लोगों को 100 kg दे रखा है ना, तो कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ए की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाल दी 2, 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इन शॉर्ट देखना चाहें तो देख सकते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले हमने वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो इसने अलग से दे रखा था कि 100 मीटर जो है 5 सेकंड में कर लेता है, तो वेलोसिटी मेरी यहाँ से 20 आ गई। इससे मैंने क्या करा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का फॉर्मूला लगाया, और यहाँ से मैंने निकाल ली किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 2 मीटर पर सेकेंड आ गई, है ना। ये वैल्यू यहाँ तक हो गई। अब मुझे क्या निकालना है, बल का परिमाण, दैट मीन्स एफ इज इक्वल टू एम ए लगाया। एफ की वैल्यू निकालनी है, एम की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 100 दे रखी है, और त्वरण कितने का दे रखा है 2 का दे रखा है। तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी, ठीक है। अब 10 सेकंड का एक होल्ड हम लोग ले रहे हैं, और इस सॉल्यूशन को आप अगर ऐसे देखना चाहते हैं तो ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें सब कुछ चीज़ें साफ साफ लिखी हुई है। सबसे पहले यही करना होता है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, आप मैथ्स का करो, काय का भी करो, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, इसके अंदर जो जो भी चीज़ें दे रखी है उसको आप लिख लें, है ना, ताकि जो कन्वर्जन है किलोग्राम ग्राम वाला या मीटर सेंटीमीटर वाला, है ना, तो वो आसानी से आप कर पाएँ, ठीक है। इसने क्या करा है यहाँ पे, सबसे पहले इसने वही करा है, वेलोसिटी निकाली, डिस्टेंस जितनी भी कवर करी और जितने भी टाइम के अंदर करिए, ठीक है, ये निकाल दिया। फिर इसने वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वाला लगाया और फोर्स की वैल्यू निकाल दी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बल जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर रहा है ना। त्वरण की वैल्यू क्या दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर दे रखी है, ये पहली वैल्यू गिवन है। द्रव्यमान कितना है, m की वैल्यू कितनी है 500 ग्राम है, दैट मीन्स इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू kg। तो मैं इसको 500 डिवाइड बाय 1000 किलोग्राम लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, है ना। क्या तेजी आएगी 5 किलोग्राम के द्रव्यमान के पिंड में समान बल के कारण। अ फोर्स कोजेज एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम। वॉट एक्सेलरेशन विल बी कोज्ड बाय द सेम फोर्स इन अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम। मतलब इसने क्या बोला है, वॉट एक्सेलरेशन मतलब ये पहला एक्सेलरेशन हो गया, दूसरे वाले एक्सेलरेशन मतलब दूसरी बॉडी में जो त्वरण हो रहा है उसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। वॉट एक्सेलरेशन विल बी कोज्ड बाय द सेम फोर्स, मतलब इसका जो फोर्स आएगा उसी फोर्स की वैल्यू को देखते हुए या उसी फोर्स की वैल्यू को रखते हुए दूसरा मास जो कि 5 kg का है उसमें कितना जो है त्वरण उत्पन्न होगा, इस वैल्यू को हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो हम लोग दो अलग अलग सेक्शन बना देते हैं। A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखी है, इसका मास कितना दे रखा है 500 ग्राम का मास यहाँ पर दे रखा है। तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ 500 बाई 1000 kg के अंदर। यहाँ से मुझे फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी m1 A1 मिल जाएगा। तो F की वैल्यू निकाल लेते हैं। m1 कितना है 500 बटा 1000 है, ठीक है, और A1 की वैल्यू कितनी है 10 है, तो ये यहाँ से कट हो जाएंगे 2 0 से 2 0। तो F की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 5 न्यूटन की वैल्यू आ गई। अब इसी 5 न्यूटन का प्रयोग करते हुए मुझे दूसरी बॉडी के अंदर त्वरण की वैल्यू निकालनी है। A2 मुझे निकालना है, M2 की वैल्यू मेरे को 5 किलोग्राम दे रखी है अब की बार, है ना, और F की वैल्यू कितनी दे रखी है न्यूटन, जो कि मैंने अभी निकाली, ठीक है। तो F इज इक्वल टू एम ए हम लोग कर लेंगे, यानी M2 A2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 अपन ने निकाली है, M2 की वैल्यू 5 है और A2 की वैल्यू आपको निकालना है। सो A2 इज इक्वल टू 5 से 5 कट हो जाएगा, 1 न्यूटन का यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा। तो यही निकालना था, A2 की वैल्यू निकालनी थी। वॉट एक्सेलरेशन विल बी कोज्ड बाय द सेम फोर्स, सो 1 न्यूटन इज द आंसर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आप चाहें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रारंभ में विराम अवस्था में 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर 0.1 सेकेंड के लिए एक बल कार्य करता है। विराम अवस्था में मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्लिक कर गई कि यहाँ पर जो u की वैल्यू है वो 0 हो गई, ठीक है। 2 किलोग्राम दे रखा है, m की वैल्यू दे रखी है 0.1 सेकेंड, समय दे रखा है। जब बल को वापस ले लिया जाता है तो शरीर क्या, यानी कि जो बॉडी है ना, बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से, या पिंड जो है 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति करता है। बल का परिमाण मतलब वही मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, F की वैल्यू निकालना, मतलब कहीं ना कहीं वापस से F इज इक्वल टू एम ए वाला कंसेप्ट इसके अंदर आपको लगाना पड़ेगा। जब हम लोगों ने मोशन चैप्टर को पढ़ा था, एकविमी गति को करा था, तब हम लोग केवल गति के तीनों इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करे थे। अब इसमें थोड़ा सा एडवांस ये हो गया कि यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना है, ठीक है। तो चलिए जो जो भी वैल्यू दे रखी है उसको सबसे पहले लिख लो।
है ना, ताकि एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाए, हमको ये तो पता चले कि एटलीस्ट हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं विराम अवस्था में 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है, किलोग्राम के अंदर है, सो कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। समय हमको दे रखा है 0.1 सेकेंड, ये भी ठीक है ना। एक बल कार्य कर रहा है, बल को वापस ले लिया गया और शरीर जो है 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से यहाँ पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है ना। ये मतलब अंतिम वेग आप इसको मान सकते हैं 2 मीटर प्रति सेकंड से। अब यहाँ पर आप क्या करिए, देखो m है, t है, v है और u की वैल्यू 0 है, क्योंकि इसने क्या बोला है, विराम अवस्था में, मतलब इनिशियल जो है वो बॉडी रेस्ट में, इनिशियल एट रेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये u की वैल्यू 0 हो जाएगी। v है, u है, अब आपको क्या निकालना है, त्वरण निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी हम लोग कर लेंगे। v की वैल्यू 2 है, u की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू पता नहीं है और टी की वैल्यू 0.1 सेकेंड है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 0.1 ए हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई, है ना। कैसे आई, 2 डिवाइड बाय 0.1 किया, 1 दशमलव हटाई, 1 0 ऊपर बढ़ाई, मतलब 20 हो गया। ए की वैल्यू कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। अब बल का परिमाण निकालना है, वो कैसे निकलेगा, F इज इक्वल टू एम ए से निकलेगा। F एम की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 2 किलोग्राम, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, सो F इज इक्वल टू 40 न्यूटन आपका आंसर हो जाएगा। केवल बल का परिमाण पूछा था, बल का परिमाण कितना हो जाएगा, 40 न्यूटन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर सॉल्व कर रखा है पूरा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, 500 ग्राम द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान ग्राम में है, मतलब किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो पहली फुर्सत में। 500 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है, अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम इनिशियली एट रेस्ट, मतलब u इज इक्वल टू 0 इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स, मतलब एक फोर्स इस पर कार्य कर रहा है, विच कॉजेज इट मूव फ्रॉम अ डिस्टेंस फ्रॉम 4 मीटर इन 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड के अंदर ये 4 मीटर की दूरी तय कर गया। कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड, इसके ऊपर जितना फोर्स अप्लाई किया गया है उसको कैलकुलेट करना है, मतलब अगेन मुझे यहाँ पर फोर्स की वैल्यू को निकालना है। तो जो जो भी वैल्यू दे रखी है उसको हम लोग लिख लेते हैं। 500 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये किलोग्राम में हो गया। ठीक है, u की वैल्यू हम लोगों को 0 यहाँ पर दे रखी है, 2 वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इसमें जो है t मतलब 2 सेकेंड के अंदर ये कितनी दूरी तय कर लेता है, 4 मीटर की दूरी यहाँ पर तय कर लेता है। ठीक है, तो 4 मीटर की दूरी तय कर ली, तो s इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 मीटर यहाँ पर हो गया। बस सॉल्व कर लो, है ना। और बल की गणना करनी है, मतलब f की वैल्यू आपको निकालनी है, तो सारी वैल्यू को हम लोगों ने लिख लिया है। तो सबसे पहले क्या लगाएं हम लोग, कौन सी इक्वेशन लगाएं, s की वैल्यू दे रखी है, तो s वाले स्क्वायर का या s का फॉर्मूला हम लोग लगा लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लेते हैं। ठीक है, s की वैल्यू 4 है, u की वैल्यू 0 है, हाफ हो गया, a की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी और t की वैल्यू जो है 2 का स्क्वायर मतलब 4 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 बार कट गया, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया, a की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, केवल f इज इक्वल टू m ही करना पड़ेगा। f हम लोगों को निकालना है, m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 500 बटा 1000 दे रखी है, 500 बटा 1000 हो गया। ठीक है, a की वैल्यू अभी हम लोगों ने बैठ कर निकाली, 2, 2 0 से 2 0 कट हो गए, 5 से दूना 2 10 बार, 2 से 2 1 बार, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 1 न्यूटन यहाँ पर आ गई। ठीक है, हमने क्या किया, इन शॉर्ट देखना है तो देख लो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किया, s की वैल्यू 4 है, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये हाफ है, a हम लोगों को निकालना है और t मतलब 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कट हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 डिवाइड बाय 2 मतलब 2 आ गई। इससे हम लोगों को निकालना है f इज इक्वल टू एम ए। एफ एम की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 500 बटा 1000 हम लोगों ने कर लिया किलोग्राम, और ए की वैल्यू 2 है, ये 1 बटा 2, 2 से 2 कट गया, मतलब एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 1 न्यूटन यहाँ पर आ गई। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। देखो कभी त्वरण को देखकर ए की वैल्यू 2 मत करके आ जाना यहाँ पर, क्योंकि हमसे बल फोर्स के बारे में पूछा है, कितना फोर्स अप्लाइड हुआ है, तो 1 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर अप्लाई हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए। अ कार ऑफ मास 480 किलोग्राम, है ना, किलोग्राम में कोई समस्या नहीं है, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ओके, इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इन अ 10 सेकेंड, कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक, मतलब एक कार जिसका मास जो है, द्रव्यमान जो है 480 किलो की वो कार है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने मजे से चल रही थी, तो उस पर क्या किया गया, 10 सेकेंड ब्रेक लगाकर जो है उसको रोक दिया गया। तो यहाँ पर ब्रेक के द्वारा जो बल लगाया गया है उसकी गणना आपको करनी है। तो पहली फुर्सत में जो जो भी चीज़ें दे रखी उसको लिख लो, m इज इक्वल टू 480 kg, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ठीक है, और जो स्पीड दे रखी है
वो 54 किलोमीटर पर आवर की दे रखी। तो हम लोग क्या करते हैं, पहली फुर्सत में किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। सो 54 इंटू 5/18 करके मैं इसको मीटर पर सेकेंड में कर लूँ। 18×3 = 54 होता है, 3×5 = 15 होता है। तो 15 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर आ गई मेरी स्पीड। ठीक है, कितनी आ गई इसको शॉर्ट में लिख लो, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, m की वैल्यू है, t है और स्पीड आपके पास है। कैसे सॉल्व करोगे इसको? देखो यहाँ पर जो हमको वैल्यू दे रखी है ना, वो कुछ इस तरीके से है, मतलब क्वेश्चन में ही सब कुछ छुपा हुआ है। ये मूविंग है ना, तो v = u + at हम लोग देखेंगे। अब इस पर हमने क्या करा है, ब्रेक लगा दिया। दैट मीन्स इसका अंतिम वेग तो 0 हो गया है। प्रारंभिक वेग कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड है ना, क्योंकि ये जो जिस स्पीड से चल रही थी 54 किलोमीटर पर आवर या 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से यहाँ पर चल रही थी, है ना, इसको स्टॉप्ड कर दिया गया है। कैसे, ब्रेक लगाकर। तो इनिशियल तो कितना हो गया, 15 हो गया, अंतिम वेग इसका 0 हो गया। ए की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है ना, और टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 सेकेंड दे रखी है। सो 10A = -15 और ए की वैल्यू -15 यानी कि 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग लगा लेते हैं F = ma, है ना। F ये रहा, m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 480 दे रखी है क्वेश्चन के अंदर पहली ही लाइन में। 480 हो गया। a की वैल्यू हमने निकाली 1.5। ब्रेक लगाने पर हमेशा रिटार्डेशन होता है, ब्रेक लगाने पर हमेशा मंदन होता है। ठीक है, तो 480 का 1.5 में आपको गुणा करना है, यानी कि 48 का 15 के अंदर गुणा करना है। 15×8 = 120 होता है, 15×4 = 60 होता है। दैट मीन्स 720 न्यूटन का फोर्स जो है ब्रेक के द्वारा जो है गाड़ी के ऊपर लगाया गया है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 720 न्यूटन यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया, हमने पहले गति का इक्वेशन लगाया, पहला वाला v = u + at वाला लगाया। इस सिचुएशन या परिस्थिति में v 0 है, u 15 है, जो कि हमने 54 से निकाला। a की वैल्यू हमको निकालना है और t की वैल्यू 10 दे रखी, तो 1.5 माइनस में a की वैल्यू आ गई। अब हम लोगों ने सिर्फ f = ma किया, है ना। m की वैल्यू 480 दे रखी है और a की वैल्यू हमने 1.5 निकाली। यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, माइनस के अंदर 760 या 780 ऐसा कुछ आया था। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं, 760 था या 780, ये देख लीजिए 780 न्यूटन आपका आंसर आया था। ओके, तो ये सेशन के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। ये फिर भी एक बेसिक लेवल था। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर एडवांस लेवल के अंदर। ठीक है, तो एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। यही क्वेश्चन है लेकिन थोड़े से ज़्यादा लेंदी है, तो वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, और अगर ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं सॉल्व तो कर लीजिएगा, होमवर्क आप इसको ले लें। बाकी हम लोग इसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसका हिंदी अभी नहीं है, नेक्स्ट सेशन में मैं इसका हिंदी भी प्रोवाइड करवा दूंगी। देखो, वेलोसिटी दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड की। इट स्टॉप्ड इन 2 सेकेंड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 1500 न्यूटन। अब की बार आपको फोर्स की वैल्यू दे रखी है, टाइम यहाँ पर दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है ना। अब आपको क्या क्या निकालना है, चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द कार, जैसे हमने डेल्फी की वैल्यू निकाली थी, रिटार्डेशन जो एक्सेलरेशन हुआ है उसकी वैल्यू निकाली, और मास आपको निकालना है। ठीक है, तो बस जैसे अभी तक के सारे क्वेश्चन किए वैसे ही आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो इस सेशन को हम लोग यहीं ओवर कर रहे हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। अभी तो काफ़ी सारे क्वेश्चन बचे हुए, फिर द्रव्यमान और भार के अंदर क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, तो ये सेशन लगभग 4 सेशन में कंप्लीट होगा, 4 अलग अलग क्लासेस में कंप्लीट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो सेशन को ओवर करते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।